हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में आपका जो बायोलॉजी विषय है उसमें जो चैप्टर चल रहा था यानी वो चैप्टर आज आपका फिनिश हो गया है, यानी कि समाप्त हो गया है। आपका चैप्टर इसके पहले अकॉर्डिंग टू बुक्स 5 चैप्टर था, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। तो उस चैप्टर के समाप्त होने के बाद आज हम अगले चैप्टर यानी 6th चैप्टर पर बढ़ते हैं आगे, जिसमें आपका 6th चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार। इसमें आपको पूरे चैप्टर में वंशागति से रिलेटेड आनुवंशिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, वंशागति, आनुवंशिक, ये सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ने को मिलेंगी। यानी आपको इस पूरे चैप्टर में डीएनए और आरएनए का ही पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो उसी क्रम में आज लेसन 6 वंशागति का आणविक आधार में आज हम पहली हेडिंग न्यूक्लिक अम्ल कवर करते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो आज हम न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं क्या होता है न्यूक्लिक अम्ल। और आइए देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है 1 नंबर में कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की। तो जैसा कि ऊपर लिखा है, इसकी सर्वप्रथम खोज फ्रेडरिक मीस्चर ने की। यानी न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले जो फ्रेडरिक मीस्चर थे, इन्होंने पस कोशिकाओं और मछलियों के शुक्राणु से न्यूक्लिक अम्ल को पृथक किया। यानी फ्रेडरिक मीस्चर ने सबसे पहले पस कोशिकाएं, पस यानी जो आपका मवाद आता है ना, फोड़े और फुंसी के बाद में जो पस या मवाद आता है, उसमें जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में, और इसके साथ मछलियों के जो शुक्राणु होते हैं, यानी मछलियों में जो नर मछली होती है उसके जो शुक्राणु होते हैं, उस शुक्राणु से फ्रेडरिक मीस्चर ने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल को पृथक किया। इसलिए न्यूक्लिक अम्ल की सर्वप्रथम खोज फ्रेडरिक मीस्चर ने की। आइए अब देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल क्या है। ये किसी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले वे अम्लीय पदार्थ हैं जो न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं तथा कोशिका के जैविक कार्यों का नियमन करते हैं। यानी केंद्रक में पाए जाते हैं। हमें पता है कि हमारे शरीर कई सारी सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और वो जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के सेंटर में यानी केंद्र में केंद्रक उपस्थित होता है, यानी न्यूक्लियस उपस्थित होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन धागे, क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र, न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल भरा होता है। तो जो न्यूक्लियोटाइड की, और उसके बाद बताया गया है कि ये न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं। यानी पॉलीमर, जैसे आपने धागा, पॉलीमर एक धागा आता है, यानी धागे जैसी संरचनाएं हैं, श्रृंखलाएं हैं या कड़ियां हैं, और इनका कार्य है कोशिका के जैविक कार्यों का नियमन। क्योंकि हमारे शरीर में कोई भी क्रिया होती है तो उस क्रिया को सिस्टमैटिक ढंग से करने के लिए अनेक प्रकार की रासायनिक उपापचय क्रियाएं होती हैं और जैविक क्रियाएं होती हैं। तो उन जैविक क्रियाओं में जिस अंग का जो कार्य होता है वो कार्य संपादित होता है उस अंग के द्वारा। तो यहाँ पर जो न्यूक्लिक अम्ल है, ये न्यूक्लिक अम्ल कोशिका में जैविक क्रियाओं को संपादित करता है। जैविक क्रियाएं कोशिका के केंद्र के अंदर उपस्थित क्रोमोसोम्स, और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये क्रोमोसोम्स केंद्रक, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल का बंटवारा होता है, और बंटवारा होकर के जब दूसरी कोशिका निर्मित हो रही होती है, नई संतति कोशिका में ये पहुंचते हैं, स्थानांतरित होते हैं, जिससे उस कोशिका में भी न्यूक्लिक अम्ल पहुंचता है। तो इस प्रकार ये जैविक क्रियाएं कोशिकाओं में संपादित होती रहती हैं। अब देखते हैं कौन होते हैं न्यूक्लिक अम्ल।
न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, यानी डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो कोशिका के अंदर जो मुख्य रूप से न्यूक्लिक अम्ल होता है वो दो ही होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो कोशिका के केंद्रक के अंदर उपस्थित डीएनए और आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होते हैं और यही डीएनए और आरएनए क्या करते हैं, एक जनरेशन से अगली जनरेशन में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं, यानी पहुंचाते हैं और कोशिका के अंदर होने वाली कायिक आनुवंशिकी जैविकी क्रियाओं को संपादित करते हैं डीएनए और आरएनए। तो आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की, तो सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिश्र ने की, क्योंकि इन्होंने पश कोशिकाओं और मछली के शुक्राणुओं से न्यूक्लिक अम्ल को अलग किया था, इसलिए। इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाला अम्लीय पदार्थ है जो न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं। इनका कार्य होता है कोशिका के अंदर जैविक कार्यों को संपादित करना। अब न्यूक्लिक अम्ल कौन होते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः कोशिका में दो पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए, यानी डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल और राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल बना किससे होता है, ये इतने थ्योरी में न्यूक्लिक अम्ल का बनने का संरचना बताया गया है कि न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 3 अणुओं से बना होता है, यानी न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण 3 अणुओं से होता है और वो 3 अणु हैं शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक, फास्फोरिक अम्ल। आपको पता है कि जो हमारे डीएनए और आरएनए होते हैं उनमें कौन कौन सी शर्कराएं होती हैं। डीएनए में डीऑक्सी हो जाएगा और आरएनए में राइबोज हो जाएगा, ठीक है। तो डीएनए में जो शर्करा होती है वो डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है और आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। इसके नाम के अनुसार ही हम शर्करा को लिख लेते हैं, हमें यह लर्न करने में भी आसानी होती है। तो डीएनए में जो होती है वो शर्करा आपकी डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है और इसमें जो है आपकी राइबोज या राइबोस शर्करा होती है, जिसको जो है इसको लिखा जाता है C6H10O5, यानी C6H10 C5 है ये, सॉरी C5H10O4, ये इसका सूत्र होता है डीऑक्सी राइबोज का। डीऑक्सी राइबोज शर्करा का C5H10O4 ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा का सूत्र होता है। अब हम लिखते हैं राइबोज शर्करा का सूत्र। तो इसमें क्या होता है, एक O बढ़ जाता है C5O10 और नहीं H होगा, सेम वैसे ही रहता है C5H10O5, ठीक है। ये होता है आपका राइबोज शर्करा का सूत्र, राइबोज शर्करा C5H10O5, ये राइबोज शर्करा का सूत्र है। दोनों के आप सूत्र भी लिख लेना जिससे आपको पता चलेगा कि सूत्र क्या होते हैं। तो हम बात कर रहे थे न्यूक्लिक अम्ल मूलतः 3 अणुओं से बना होता है। वो 3 अणु कौन कौन से हैं, शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक, फास्फोरिक अम्ल। तो शर्करा जो है वो डीऑक्सी राइबोज शर्करा डीएनए में होती है, क्योंकि डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो उसी प्रकार से शर्करा भी डीऑक्सी राइबोज शर्करा, जिसका सूत्र C5H10O4। इसके बाद आरएनए में राइबोज शर्करा होती है, क्योंकि आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका सूत्र है राइबोज शर्करा का C5H10O5। इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल का दूसरा अणु है नाइट्रोजनी क्षारक, क्योंकि हमारे डीएनए और आरएनए का निर्माण नाइट्रोजनी क्षारकों के द्वारा होता है। उसमें नाइट्रोजनी क्षारक प्यूरिन भी है और पिरिमिडीन क्षारक भी पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल में, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल में हम दोनों डीएनए और आरएनए की बात कर रहे होते हैं, इसलिए दोनों के ही हम क्षारकों को लिखते हैं। जिसमें से ये क्षारक प्यूरिन भी 2 प्रकार के क्षारक होते हैं, एडेनिन ग्वानिन। प्यूरिन भी 2 प्रकार का क्षारक है, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन क्षारक भी
तीन प्रकार के होते हैं, थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो जो न्यूक्लिक अम्ल है उसमें नाइट्रोजनी क्षारक दो उपस्थित होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन दो प्रकार के, एडेनिन, ग्वानिन। पिरिमिडीन तीन प्रकार का, जिसमें से थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। इसी प्रकार जब हम अंतर लिख रहे होते हैं डीएनए और आरएनए में, तो डीएनए में क्या होता है, क्षारकों का परिवर्तन आ जाता है। डीएनए और आरएनए में जो क्षारक होते हैं उनमें परिवर्तन आता है, क्योंकि जो थायमीन क्षारक है वो डीएनए में पाया जाता है, लेकिन यूरेसिल जो है ये डीएनए में नहीं पाया जाता है। बाकी ये एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन ये सारे डीएनए में पाए जाते हैं, और थायमीन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। इतना डिफरेंट आ जाता है। अभी हम अंतर करेंगे तब पता चलेगा, समझ में आ जाएगा कि थायमीन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल क्षारक होता है। इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल का तीसरा अणु, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल तीन अणुओं से बनता है, तो तीसरा अणु है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक क्या है, फास्फोरस से फास्फोरिक अम्ल बनता है। अम्ल है इसलिए अम्लीय इसकी प्रकृति होगी। तो जब फास्फोरिक अम्ल न्यूक्लिक अम्ल के अणु का एक भाग बनाता है तो न्यूक्लिक अम्ल भी अम्लीय हो जाता है। वही लिखा भी है कि फास्फोरिक अम्ल, इसके कारण न्यूक्लिक अम्ल की प्रवृत्ति अम्लीय होती है या प्रकृति अम्लीय होती है, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल लिखा हुआ है तो अम्लीय ही होगा। अम्लों का स्वाद पता ही है, खट्टा होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। आगे प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल की दो मूलभूत इकाइयां होती हैं, यानी इसकी दो मूलभूत इकाइयां होती हैं। यानी मूलभूत का मतलब है इसकी मूल संरचना को निर्मित करने में इसकी दो मूलभूत इकाइयां भी कार्य करती हैं, जिसमें से पहली इकाई है न्यूक्लियोसाइड्स, दूसरी है न्यूक्लियोटाइड्स। इतना अंतर आता है, न्यूक्लियोसाइड्स और दूसरी है न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स जो है उसके बारे में जान लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित शर्करा नाइट्रोजनी क्षारकों के साथ जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाती है। ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये न्यूक्लिक अम्ल में जो शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बनती है। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड जो है ये न्यूक्लिक अम्ल में शर्करा नाइट्रोजनी क्षारक से बने न्यूक्लियोसाइड्स के फास्फोरिक अम्ल से फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यानी इसको बनने में फास्फोरिक अम्ल और बंध यानी बॉन्ड फास्फोडाइएस्टर लगते हैं या जुड़ते हैं, बस इतना अंतर है। तो इस प्रकार आज का टॉपिक लेसन 6 यानी हमारा नया लेसन शुरू हुआ, वंशागति का आणविक आधार, जिसमें से आज हम पहला टॉपिक न्यूक्लिक एसिड समाप्त किया है। आप चैप्टर वाइज आपको सीरियल से जो है सारे टॉपिक्स मिलेंगे और आप सारे टॉपिक्स को चैप्टर के अनुसार क्रम से ही अपनी फेयर कॉपी पर फेयर करते जाना। ये आज का यानी पहला टॉपिक था, तो इस पहले टॉपिक को फेयर करना। इसी क्रम में आपको अगला टॉपिक अगले वीडियो में मिलेगा।